Hello everyone, this is Akshay. In this video, we are going to cover the chapter which is Through the Eyes of Traveler. ये क्लास 12th की मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. अगर आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो GS1 के लिए दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी रिलेवेंट फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम समझते हैं चैप्टर का नाम क्या है. थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर. बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे जो हमारी 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में. बेसिकली इस चैप्टर में हमारे जो 10th सेंचुरी से लेकर जो 17th सेंचुरी के बीच में जितने भी हमारे इंडिया के बीच में ट्रैवलर्स आए थे, हम उनके अकाउंट्स को पढ़ेंगे कि उन्होंने जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में इंडिया को कैसे मेंशन किया था. जैसे कि इसमें हम थ्री इंपॉर्टेंट ट्रैवल्स दैट वी वुड अंडरस्टैंड लाइक अल्बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोस वर्नियर. बेसिकली ये जब इंडिया आई थी तो इंडिया को इन्हें डिस्क्राइब किया था. ट्रैवलर्स के थ्रू हम मेडिवल हिस्ट्री को समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से हमारी मेडिवल इंडिया को डिस्क्राइब किया था. बेसिकली इनके अकाउंट से हमें अपनी इंडिया की वैराइटीज़ चीज़ पता चलती हैं. जैसे कि सोशल कल्चर कैसा था हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया का कल्चर्स कैसा था, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी या आई वुड से डिजास्टर्स थी. सेकेंडली आई वुड से हमारी इंडिया का जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट कैसा था वो पता चलता है हमें इस चीज़ से. और सोशल डिस्पैरिटी कैसी थी, क्या समाज में ऊंच नीच भी थी, क्या थी. ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलती हैं. अब सवाल आता है कि वाई पीपल ट्रैवल, लोग ट्रैवल करते क्यों हैं. हो सकता है कि डिजास्टर से भागने के लिए, ट्रेड के लिए, वॉर के लिए, रिलीजियस मिशंस के लिए, पिलग्रिमेजेस के लिए और डेवलपमेंट मिशंस के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इब्न बतूता थे वो आई वुड से किसी रिलीजियस मिशन के लिए इंडिया आए थे. अगर मैं बात करूँ आई वुड से फ्रैंकोस वर्नियर की, तो वो डिप्लोमेटिक मिशन के लिए इंडिया आए थे. वो फ्रांस से इंडिया भेजे गए थे. अगर मैं बात करूँ फाइयान की, हिंसांग की, तो आई वुड से ये कुछ पिलग्रिमेज के लिए इंडिया आए थे. इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए आए थे, इंडिया के अकाउंट्स को जानने के लिए आए थे. तो मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट हमारे ट्रैवलर्स हैं, अल्बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोस वर्नियर. अल्बरूनी हमारी उज्बेकिस्तान से आए थे, जो आगे समझेंगे. इनकी अकाउंट है किताब उल हिंद. इब्न बतूता का अकाउंट है रिहाला. फ्रैंकोस वर्नियर का अकाउंट है ट्रैवल्स इन द मुगल हिस्ट्री. यहाँ हम समझेंगे अल्बरूनी के बारे में. बेसिकली अल्बरूनी ने ही वॉज बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में ही पैदा हुई थी. इनको कई सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, सीरिया, पर्शिया. वो कई सारी लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट थे, जैसे कि सीरियाक है, पर्शियन है, अरेबिक है, हिब्रू, संस्कृत है. लेकिन उनको ग्रीक लैंग्वेजेस नहीं आती थी. 1017 AD के आसपास जो सुल्तान मोहम्मद गजनवी थे, उन्होंने ख्वारिज़म को इन्वेट किया, वहाँ उन्होंने अटैक किया था. वहाँ से वो कई सारे पोइट को, स्कॉलर्स को ले गए थे, जिसमें से अल्बरूनी भी थे. वो वहाँ से ले गए थे गजनी. वहाँ इनको आई वुड से एक टाइटल दिया गया था नाजुमी, मतलब कोर्ट एस्ट्रोलॉजर. गजनी में अल्बरूनी ने इंडिया के थ्रू डेवलप इंटरेस्ट किया. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन समझी उन्होंने. जब वो गजनी आए थे, जब उनको उज्बेकिस्तान से गजनी लाया गया था, तो वहीं गजनी एक जगह थी जहाँ उन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया की हिस्ट्री के रिगार्डिंग उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया. 1019 में जब वो इंडिया आए थे तो वो पंजाब में सेटल हुए थे. उन्होंने कई सारी हमारी ब्राह्मण्स के बारे में समझा, स्कॉलर्स को समझा. उन्होंने हमारी इंडिया के जो फिलोसफिकल टेक्सेस हैं उनको समझा. उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट उनका वर्क माना जाता है किताब उल हिंद. उनकी वन ऑफ द फेमस जो अकाउंट है दैट इज़ किताब उल हिंद, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया इंडिया की सोसाइटी के बारे में, कल्चर्स के बारे में. इस किताब में 18 चैप्टर्स हैं, जैसे कि रिलीजियस है, फेस्टिवल है, मैनर है, वेट है, फिलोसफी है, एस्ट्रोनॉमी है, आइकनोग्राफी है, मेट्रोलॉजी. ये चैप्टर बेसिकली, ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट थी. आपने सुना होगा कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है दैट्स अ बुक ऑफ JL नेहरू. तो JL नेहरू ने अपनी जो किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो उन्होंने इसी से इंस्पायर होकर लिखी थी वो. एंड सेकेंडली इसको ट्रांसलेट किया गया बाद में एडवर्ड साचू ने इंग्लिश में, क्योंकि अरबी लैंग्वेज में थी ये. अब इस किताब की खासियत ये है कि इसको ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आई वुड से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है वो इस तरीके से किया गया है, बहुत सीक्वेंस तरीके से. जैसे कि हर क्वेश्चन इसमें बिगिनिंग चालू होता है, कोई भी क्वेश्चन उसमें चालू होता है कि ऐसा क्यों है, वाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चन चालू होते हैं इसमें. सेकंड, उसको संस्कृत कल्चर से फॉलो किया जाता है.
फिर बाद में उसी किसी भी क्वेश्चन को अदर कल्चर से कंपेयर किया जाता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कई सारे आई वुड से स्कॉलर्स ने, कई सारे मैथमेटिशियंस ने उसको बताया कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये, जो कि बड़ी प्रेसिशन है और प्रेडिक्टेबिलिटी है, मतलब बहुत क्लियर है ये। सेकेंडली, जब अलबरूनी इंडिया आए थे तो जाहिर सी बात है कि उनको अरेबिक लैंग्वेज आती थी। तो जब वो इंडिया आए थे तो कई सारे उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी, कई सारे बैरियर्स थे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द बैरियर्स दैट अलबरूनी फेस्ड ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा लैंग्वेज डिफरेंस। जाहिर सी बात है, जो उस व्यक्ति को संस्कृत तो आती नहीं है, तो संस्कृत वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम अरेबिक पर्शियन, क्योंकि इंडिया की किसी भी आइडिया कॉन्सेप्ट डायरेक्टली वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते अनदर लैंग्वेजेस में, क्योंकि वो संस्कृत में थी वो। दूसरा, रिलीजियस डिफरेंस। इंडिया में कई सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो वो समझ नहीं पाई ये कैसा है। सेकेंड, सोशल इंसुलरिटी। जो इंडिया के लोग हैं बेसिकली ये डायरेक्टली लोगों के साथ मिंगल नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते नहीं कि कोई फॉरेनर हमसे आए और हमारे बारे में जाने। तो लोग बड़े सोशल इंसुलरिटी हैं, लोग बड़े आई वुड से वो नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में जाने। तो उन्होंने लोगों से नहीं जाना, उन्होंने जो पहले के जो अकाउंट्स है वहाँ पर वो थोड़े निर्भर रहे, जैसे कि वेद है, पुराण है, भगवद गीता है, मनुस्मृति है। तो वो इन सभी चीज़ों पर रिलाय रहे। उन्होंने जो सोसाइटी में जो हो रहा है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग कैसे थे, ये सारे डिफरेंसेस थे, कुछ उनके बैरियर्स थे, लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आई, रिलीजियस डिफरेंसेस था, सोशल इंसुलरिटी थी। इसलिए उन्होंने वेद, पुराण, भगवद गीता यहाँ से अपने अकाउंट के बारे में लिखना चालू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने डिस्क्राइब की अपने अकाउंट से, दैट इज़ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। अब देखो, हमें इनके अकाउंट से पता चला कि हाँ, इंडिया में कास्ट सिस्टम थी। तो हम बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री को समझ रहे हैं इन ट्रैवलर्स के अकाउंट के थ्रू। अब उन्होंने अपने अकाउंट में इंडिया के कास्ट सिस्टम को बताया कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसी थी। वो कहते हैं कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने इसको कंपेयर किया है पर्शियन कास्ट सिस्टम से। जो पर्शियन में कास्ट सिस्टम है उसका कास्ट सिस्टम और इंडिया का जो हायरार्की है वो कहीं ना कहीं लगभग सेम है, इसको बताते हैं वो। जैसे कि बताया कि पहले आते थे नाइट्स, प्रिंसेस, दूसरे पे मॉन्क, फायर प्रीस्ट, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, पीसेंट, आर्टिशियन। वो कहते हैं ये सोशल डिवीज़न हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस्लाम में सभी लोग बराबर हैं, वो बताते हैं। अब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम है उसको डिसअप्रूव करते हैं, वो उसको मानते नहीं है कि जो ब्राह्मण्स कहते हैं ना कि आइडिया नोशन ऑफ पॉल्यूशन, लोग छूने से गंदे हो जाएंगे, इस चीज़ को वो मानते नहीं है, इस चीज़ को वो डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि उन्होंने ब्राह्मण्स के डिस्क्रिप्शन को माना नहीं है। उनका ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई चीज़ गंदी है, मतलब समथिंग विच इज़ फॉल इन द स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, कोई चीज़ गंदी है तो वो बाद में नेचर के थ्रू वो साफ हो जाती है। वो एग्जांपल देके कहते हैं कि अगर कोई हवा है गंदी है तो उसको सन क्लीन कर सकता है, कोई पानी गंदा है तो उसको सॉल्ट क्लीन कर सकता है। तो ऐसे ही जब नेचर किसी चीज़ को क्लीन कर सकता है तो लोग कैसे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सोशल पॉल्यूशन हमारे ह्यूमंस में है तो वो उसको मानते नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से तो गलत है ये। लेकिन रियलिटी में उन्होंने कुछ अलग बताया था कि जो क्लास थी अंत्योदया, इनको अच्छा खासा लेबर दिया जाता था, इकोनॉमिक बर्फ भी दिया जाता था। तो ऐसा हम सोचते हैं कि हमारी मिडिवल हिस्ट्री में जो सोशल हायरार्की होगी, ऐसा नहीं है। वो बताते हैं कि अंत्योदय नाम की क्लास थी, उनको भी आई वुड से इकोनॉमिक बर्फ दिया जाता था। तो वेल, हमने ये समझा कि जो अलबरूनी थे उन्होंने अपनी किताब में इंडिया की कास्ट सिस्टम डिस्क्राइब किया है, तो उनके अकाउंट से हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ऐसा इंडिया में था। सेकेंड ट्रेवलर की हम बात करेंगे, वो है हमारे इब्न बतूता। इब्न बतूता बेसिकली हमारे जो कि आई वुड से अफ्रीका से आए होते, अफ्रीका के नदर्न वेस्टर्न पार्ट से आए हुए थे, मोरक्को से आए होते। वो मोरक्को टैंजियर से 1304 में वो पैदा हुए थे, टैंजियर से आए थे। बताते हैं कि वो बड़े ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन द सरिया। वो एक ऐसी फैमिली पैदा हुए थे जो कि बहुत एक्सपर्ट थी सरिया में। इन्होंने अपनी लिटरेसी एजुकेशन, सोलिस्टिक एजुकेशन बहुत अच्छे से कवर कर ली। बिलीव इन द ट्रैवलिंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। इनका मानना है कि ट्रैवलिंग एक बहुत बेहतर तरीका है किसी भी जानकारी को जानने के लिए। ही बिलीव दैट ट्रैवलिंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन बुक्स। और इसलिए इन्होंने घूमना चालू किया, कई सारे देश में गए, सीरिया गए, इराक गए, पर्शिया गए, यमन गए, ओमन गए। 1333 में जब वो इंडिया आए तो उस समय हमारी इंडिया में दिल्ली सल्तनत का राज था, उसमें तुगलक डायनेस्टी थी, जिसमें से हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, दिल्ली में थे। बताते हैं कि वो अपने ट्रैवलिंग के दौरान कई सारे कंट्रीज़ को पास किए, मुल्तान, उज, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको एज अ काजी की
टाइटल उनको दिया, मतलब जज ऑफ दिल्ली, क्योंकि वो उनके सोलिस्ट एजुकेशन से, उनके एक्सपीरियंसेस से बड़े इम्प्रेस हो गए, इसलिए उन्होंने उसको ऐसे काजी की दी। फिर बाद में आई वुड से अगर मैं बात की बात करूँ तो फिर बाद में इब्न बतूता को 1342 में इनको चाइना भेजा गया था एज अ मंगोल एनवॉय। उस समय चाइना में मंगोल एम्पायर का था, तो इनको मंगोल भेजा गया था। समझते हैं कैसे। 1342 में इनको इंडिया से चाइना भेजा गया था। तो ये अपनी इंडिया की ऐसे चाइना की जर्नी 2 फेजेस में करते हैं। पहले आप यहाँ से समझिए, जैसे पहले ये गए मालाबार, फिर यहाँ दिल्ली से गए मालाबार, देन मालाबार से गए मालदीव्स, फिर मालदीव से गए ये श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका, देन अगेन फिर श्रीलंका से मालदीव, फिर मालाबार। तो इनका फेजेस था जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड में ये गए बेसिकली ये बंगाल, सेकंड में बेसिकली ये गए, ये हमारा बंगाल है, जो बंगाल असम का रीजन है। यहाँ से सीधा ये सुमात्रा गए, सुमात्रा जो कि आज का इंडोनेशिया है। फिर सुमात्रा से डायरेक्टली कहाँ गए थे, ये गए थे जाइटन, जो कि क्वांजू है, चाइना का पोर्ट है। तो इस तरीके से चाइना में ये पहुँचे। वो बताते हैं कि चाइना में इन्होंने एक्सटेंसिवली चाइना को विजिट किया। फिर बाद में मोरक्को भी गए थे, वहाँ से लौट गए 1347 में। अब इनकी जो अकाउंट है उसको बोलते हैं रेहाला। रेहाला भी अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ट्रैवलर है। आज तक की जो ट्रैवलर्स की जो अकाउंट सबसे फेमस है उनमें से रेहाला है, जो कि सेम अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है। इसमें हमारे इंडिया की जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनकी जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनकी जो आई वुड से उनके रीजन के दौरान जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमें इस किताब से पता चलता है। तो उस किताब में बताते हैं कि ट्रैवलिंग 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी के दौरान ट्रैवलिंग करना बहुत आई वुड से बहुत हैजार्डस है, वो डिफ़िकल्ट है। वो बताते हैं कि मुल्तान से दिल्ली आने तक वो 40 डेज लगते थे, दौलताबाद से दिल्ली तक 50 डेज। दिस इज इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने अपने अकाउंट में 2 सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्क्राइब की है, वो है इंडियन सिटीज़ को और पोस्टल सिस्टम को। इंडियन सिटीज़ को, पोस्टल सिस्टम्स को। इंडियन सिटीज़ को कैसे बताया उन्होंने, वो बताते हैं कि जो दिल्ली है बहुत वास्ट सिटी है, पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं वो इंडिया की सिटीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इंडिया की सिटीज़ को बहुत आई वुड से ही इज़ गिविंग अप्रोवेशन, वो तारीफ़ कर रहे हैं इंडिया की सिटीज़ को। जैसे कि बता रहे हैं कि इंडिया की सिटीज़ है ना फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर किसी के पास स्किल्स है तो। वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्पेरस है। वो कह रहे हैं कि यहाँ क्राउड है, स्ट्रीट है, बहुत ब्राइट है, कई सारी वैराइटीज़ ऑफ गुड्स हैं यहाँ। वो बता रहे हैं मार्केट नॉट ओनली प्लेस ऑफ सोशल कल्चर ट्रांजेक्शन, डांस म्यूजिक भी होता है। ऐसे नहीं मतलब यहाँ की मार्केट सिर्फ सोशल कल्चर ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ डांस भी होता है, म्यूजिक्स भी होते हैं यहाँ। वो बता रहे हैं यहाँ की मॉक्स भी है, टेम्पल्स भी हैं यहाँ। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने रिलीजियस के बारे में बताया कि यहाँ ऐसी बात नहीं, मॉक्स भी हैं यहाँ, टेम्पल्स भी हैं यहाँ। वो बताते हैं कि जो इंडियन की एग्रीकल्चर है बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्टिव है। दूसरा, ये अलाउ करती है फार्मर्स को टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स। ठीक है। और ये इंडियन टेक्सटाइल को भी बताते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल में जैसे कि डिमांड थी, कॉटन है, क्लॉथ्स है, फाइन मॉसलिस है, सिल्क, ब्रॉकेट्स है, सटिन है। तो कहना कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और आके आपके यूपीएससी मेंस के जीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ को डिस्क्राइब किया, उस पर कमेंट कीजिए। तो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिख सकते हो। बता रहे हैं कि इंडिया की जो ट्रेड थी बहुत अच्छी थी, तो ये इन्होंने इंडिया की सिटीज़ को डिस्क्राइब किया इस तरीके से। सेकेंडली इन्होंने इंडिया के पोस्टल सिस्टम को बताया गया था। पोस्टल सिस्टम क्या होता है जी, बेसिकली कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है जो कि वेल एडवांस होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक राइटर बता रहा है कि यह इंडिया की सबसे बेस्ट पोस्टल सिस्टम था। ये पोस्टल सिस्टम बेसिकली किसी इन्फॉर्मेशन को किसी भी आई वुड से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भेजने के लिए काम किया जाता था। पोस्टल सिस्टम में हमारे 2 आते हैं, एक उलक आता है, एक ढावा आता है। उलक में आता है हॉर्स पोस्ट, यहाँ किसी इन्फॉर्मेशन को घोड़े के थ्रू सेंड की जाती है। जैसे कि यहाँ रॉयल्स हॉर्सेस होते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि 1 स्टेशन होता है 4 माइल्स में, मतलब 4 किलोमीटर में सिर्फ एक स्टेशन होता है। ठीक है। तो बता रहे उलक में होता है। सेकेंड ये बता रहे धावा में, धावा होता है फूड पोस्ट में यहाँ 3 स्टेशन होते हैं पर माइल्स में, मतलब हर 1 माइल्स में यहाँ 3 स्टेशन होते हैं। तो धावा, जाहिर सी बात है घोड़ा है तो तेज भागेगा, ये फूड से है। तो बता रहे अपनी किताब में रियाला में कि इंडिया में इस प्रकार के कुछ सिस्टम हुआ करते थे किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए।
बता रहे हैं कि देखो यहाँ क्या करते थे, 3 पेविलियन होते थे, कुछ लोग हुआ करते थे जो कि कॉपर बेल पकड़ते थे हाथ में। जब कोई किसी लेटर को, डॉक्यूमेंट को लेकर आता था तो उस अपने हाथ में कॉपर बेल बजती थी। जितनी भी उसके पास आया करता था तो वो सेकंड जो होता था वो थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर हो जाया करता था। फिर इस प्रकार से अपने कोई भी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचती थी। बता रहे हैं कि फूड पोस्ट है क्विकर देन हॉर्स पोस्ट। जो फूड पोस्ट है ना, इससे बहुत फास्ट। बता रहे हैं कि सिंध से आने से पहले दिल्ली तक, देन नाउ, पहले सिंध से दिल्ली तक 50 दिन लगते थे, अब सिंध से दिल्ली तक 5 दिन लग रहे हैं। तो इसका एडवांटेजेस, आई वुड से इसका एडवांटेजेस है कि कैसे इस सिस्टम से बहुत एफिशिएंसी आई। तो ये था हमारा इबन बतूता के अकाउंट्स के बारे में कि कैसे उन्होंने इंडियन सिटीज़ को बताया, इंडियन पोस्टल सिस्टम को बताया। तो यहाँ आपको एक चीज़ दोनों के अकाउंट में आपको देखना होगा कि दोनों ने अपनी इंडिया को एज अ पॉजिटिव व्यू बताया है। दोनों ही अकाउंट्स ने, दोनों ही आई वुड से जो हमारे ट्रैवलर्स थे, इन्होंने इंडिया को एज अ जस्टिफाई किया, इंडिया को उन्होंने एज अ दिखाया है बहुत पॉजिटिव वे से। लेकिन जो सेकंड थर्ड हमारा जो ट्रैवलर्स है, जो कि हमारा यूरोप से आए थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, आपको शायद पता होगा कि 1498 से पहले हमारे इंडिया में यूरोपियंस लैंड के थ्रू आया करते थे। लेकिन 1498 के बाद जब वास्को ड गामा इंडिया में आए तो लोग हमारे इंडिया में सी से भी आने लगे, क्योंकि जो रास्ता था वो वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया था, सी रूट का आने का। तो यूरोपियंस फिर इंडिया में आने लगे, ऐसी बात नहीं, कई सारे यूरोपियंस आने लगे, जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर है, जीन बैप्टिस्ट टोबर नोवेली है, डाउटे बारबरोसा है, जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर है, डॉक्टर मनुकी है। बता रहे हैं कि एक ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडियन टेक्सेस को ट्रांसलेट किया यूरोपियन टेक्सेस में। तो ऐसे भी कुछ ट्रैवलर्स आए थे यूरोप से। एक हमारा पुर्तगाल से आए थे डाउटे बारबरोसा, जिन्होंने इंडियन के साउथ कल्चर को बहुत बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया, जैसे कि विजयनगर एम्पायर बताया उन्होंने। अब टेवेनियर थे, इन्होंने जो इंडिया में 6 टाइम आए थे और इंडिया को इन्होंने कंपेयर किया ओटोमन एम्पायर से। थर्ड हमारे थे डॉक्टर मनुकी। डॉक्टर मनुकी वो कभी यूरोप गए ही नहीं, वो इंडिया में सेटल हो गए, वो इंडिया में मर गए, इटली से आए थे। ठीक है, तो आप समझेंगे ये हमारे कुछ बेसिक्स हमारे ट्रैवलर्स थे जो कि हमारे यूरोप से आए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रैंकोइस बर्नियर। ये फ्रैंकोइस बर्नियर है जो कि फ्रांस से आए थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, हिस्टोरियन थे। ये इंडिया में 1656 से 68 तक आए थे ये इंडिया में। इसके बीच में रहे थे, 12 साल इंडिया में रहे थे। ये इंडिया में बेसिकली जब आए थे तो उस समय शाहजहाँ का रूल था। एज अ फिजिशियन थे, क्योंकि डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, दारासुगो कोर्ट में दारासुगो के ये फिजिशियन रहे थे और दानिशमंद के ये साइंटिस्ट रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने अपनी किताब में बताया है द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इनकी बुक है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब बेसिकली इस ट्रैवलर में और जो और पीछे के ट्रैवलर्स थे हमारे इब्न बतूता, अल बरूनी, उनमें डिफरेंस ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोरीफाई किया। इसने इंडिया को बहुत इस तरीके से दिखाया कि इंडिया बहुत एक गरीब देश है, नॉन प्रॉस्परस देश है। ये यहाँ के जो किंग्स हैं बहुत बारबेरियन हैं, क्योंकि इसने कंपेयर किया ईस्ट और वेस्ट से। जाहिर सी बात है ये इंडिया है तो ये वेस्ट कल्चर है तो ईस्ट है। इसने जो भी इंडिया में देखा उसका विलीक सिचुएशन बताया एज कम्पेयर टू यूरोप के हिसाब से। इसकी जितनी भी राइटिंग थी, इसकी जितने भी इसके अकाउंट थे, वो लुइस 14 को डेडिकेटेड थे। लुइस 14 को डेडिकेटेड थे वो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्हें दिखाई है अपने अकाउंट्स में, वो है लैंड ओनरशिप। अपनी द बुक द ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में उन्होंने बताया कि जो लैंड ओनरशिप है इंडिया का जो लैंड ओनरशिप है बेसिकली बता रहे हैं कि इंडिया की जो ज़मीन है उसको बेसिकली यहाँ लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यहाँ लोगों के पास अधिकार नहीं कि भैया वो खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सके। ये बता रहे हैं अपनी किताब में, ये कह रहे हैं यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उस पर अधिकार है किसका, राजा का, क्राउन ओनरशिप है। कहते हैं कि ये बहुत हार्मफुल है लोगों के लिए। अब बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं डेफिनेटली कुछ चीज़ सही होंगी। ये कह रहे हैं कि सारे जो मुग़ल थे ना, मुग़ल जो रूलर्स थे उस समय शाहजहाँ थे, वो सारी जगहों को, लैंड को अपने पास रखते थे और वो अपने नॉवल्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो कि बड़ा डिजास्टर्स है सोसाइटी के लिए। अब इससे क्या होगा, अब कोई मुगल जब कोई राजा किसी भी सारे लैंड को अपने पास रखता है तो इससे क्या होगा, जो लैंड होल्डर होगा
वो अपने बच्चों को उसको दे नहीं पाएगा और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अब इससे और क्या होता है, तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, लैंड होल्डर क्लासेस नहीं आएगी, जो बीच की जो मिडिल क्लास आती है, जो बड़े साहूकार आते हैं, जो महाजन आते हैं, ये क्लास डेवलप नहीं होंगी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को बहुत गरीब देश बताया है, कि बहुत मास इम्प्रोविस्ड पीपल हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं इंडिया के अंदर। कह रहे हैं बहुत इनको सप्रेस किया गया है छोटे स्मॉल रिच के द्वारा बताया गया है। कह रहे हैं कोई सोशल ग्रुप नहीं है इसके अंदर, कोई मिडिल क्लास नहीं है। यहाँ के जो मुगल के रूलर्स हैं ना, बारबेरियन है, बैगर है। बताओ, ये यूरोपियन कह रहा है कि मुगल के रूलर है बारबेरियन है, बैगर है, भिखारी है, बारबेरियन है। अच्छा हुआ कि ये शाहजहाँ के समय आया था, अगर ये औरंगजेब के समय आया हुआ ना तो लगता नहीं कि ऐसा कह पाएगा ये। यहाँ की सिटीज़ है, टाउन्स है, र्यून है, बहुत कंटेमिनेटेड एयर ऑफ एयर है। कह रहे हैं यहाँ की बहुत गंदी हवा है, टाउन सब कुछ खराब है। इंडिया को बहुत बिलीक बता रहा है ये कि बहुत गंदा देश है ये। कह रहे हैं यहाँ की एग्रीकल्चर कुछ होता नहीं है यहाँ की। एक तरफ वो कह रहे हैं, इब्न बतूता कह रहे हैं कि यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत बेकार है। तो कितना कॉन्ट्रास्ट आ गया उनके अकाउंट में और उनके अकाउंट में। वो बता रहे हैं कि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, ये कह रहे हैं कि यहाँ की लैंड बहुत ओवर स्प्रेड है, बुशेज है और बहुत र्यून है, डिक्लाइन है। सेकेंड, जब ये इन सारी बातें कर रहे हैं तो जो मुगल के जो कोर्ट के जो रूलर थे, अबुल फजल, आप सुना होगा, वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं, इसको थोड़ा वो जस्टिफाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नॉन मुगल डॉक्यूमेंट सजेस्ट, कोई ऐसा मुगल डॉक्यूमेंट सजेस्ट नहीं करता कि भैया सारे लैंड, सारी जो जगह है, सारी जो ज़मीन है वो राजा के द्वारा की जाती थी। भी कह रहे हैं हम लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, हम लैंड में टैक्सेस ले रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यूरेशन ऑफ सोवेनिटी, हम आपसे टैक्स ले रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। अब जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कहा तो फिर बाद में कई सारी हमारी आई वुड से कई सारी हमारी फिलोसफीज बनने लगी, जैसे कि ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, जो मोंटेस्क्यू वन ऑफ द फेमस जो फिलोसोफर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन थे वो, तो बताते हैं कि भैया जो वो कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ईस्ट में तानाशाही। वो अपनी किताब लिखते हैं कि जो ईस्ट के जो रूलर हैं वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी करते हैं, सारे लैंड या किंग करते हैं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये कह रहे हैं, बताओ। तो एक तरफ तो अल्बरुनी कह रहा है कि, एक तरफ तो फ्रैंकोस बर्नियर कह रहा है कि यहाँ की जो सोसाइटी है, कल्चर है, बहुत ख़राब है, यहाँ की आई वुड से इकोनॉमी बहुत ख़राब है, सोशल ऑनर से बहुत ख़राब है यहाँ का। फिर यहाँ उसने ऐसी बात देखी जो कि कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, वो एकदम अपनी बात से बदल गया। यहाँ कह रहा है वो, आर्टिशन हैज़ नो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव क्वालिटी मैन्युफैक्चर। कह रहा है कि आर्टिशन के पास भी कोई, वही सेम बात कह रहा है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कुछ ही मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर सके। अब यहाँ दूसरी बात कह रहा है ये कि इंडिया के अंदर वास्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड प्रीशियस मेटल आया करते थे, और कह रहा है कि मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, सिल्वर। एक तरफ कह रहा है कि ये बहुत मास्ट इम्प्रोविस्ड पीपल है, ये बहुत गरीब देश है। इस तरफ कह रहा है ये कि यहाँ बहुत अच्छा खासा आई वुड से एक्सपोर्ट हुआ करता था, वेल मर्चेंट लोग कम्युनिटी हुआ करती थी यहाँ। इस तरफ कह रहा है कि कोई सोशल ग्रुप नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है ये, यहाँ कह रहा है ये। क्योंकि इसको लगा कि जो इंडिया है ना, इसका जो फ्रांस है वो ऐसा है, इसको लगा कि इंडिया भी ऐसा होगा। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ था कि इंडिया है ना बहुत डाइवर्स कंट्री है, जहाँ हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि इंडिया कैसा है। कुछ यहाँ कुछ जगह है सोशल डिस्पैरिटीज़ है, कुछ जगह बहुत अच्छी वेल ऑफ है। बताता है कि ये इंडिया में जो 50वीं सेंचुरी 15% पॉपुलेशन इंडिया की टाउन्स में रहा करती थी 70वीं सेंचुरी के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है यूरोपियन के हिसाब से। अब ये फिर कह रहा है ये कि मुगल सिटीज़ है वो केप टाउन है, डिपेंड ऑन द सर्वाइवल ऑफ इम्पीरियल टोन। उनको केप टाउन कह रहा है, मतलब कैम्प टाउन कह रहा है। वो कह रहा है कि ये इनका एग्जिस्टेंस जब होता है जब कोई मुगल एम्पायर आता है किसी शहर में, जब वो चला जाता है, तो मतलब बहुत केप टाउन की तरह बता रहा है ये। सेकेंडली ये कह रहा है कि इंडिया में कई प्रकार के टाउन्स हैं, और यहाँ कह रहा है केप टाउन से, यहाँ कह रहा है कि कई सारे प्रकार के टाउन्स हैं, या मैन्युफैक्चर भी टाउन होते हैं, ट्रेडिंग टाउन होते हैं, पोर्ट टाउन है, या पिलग्रिमेज टाउन है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है कि इंडिया की सोसाइटी की रिगार्डिंग कि कहीं ना कहीं कैसा है ये, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी इंडिया की नहीं है। इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है हेट्रोजीनियस है इंडिया के अंदर। कह रहा है कि मर्चेंट यहाँ के बहुत रिच है, उनकी खुद की ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स है, उनको महाजन बोलते हैं, उनका चीफ सेट होता है। बता रहा है कि अर्बन सेंटर जैसे कि अहमदाबाद में जो महाजन थे उसको उन्होंने मर्चेंट कहा, नगर सेट बोलते। कई सारे यहाँ प्रोफेशनल क्लासेस होते हैं, फिजिशियन है, टीचर है, लॉयर है, पेंटर है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसने दर्शाई अपनी किताब में वो है जो आप भी शौक हो जाओगे उस चीज़ को, दैट इज़ सती। ये अपनी किताब में कहता है द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें एक सती के बारे में बताया गया है। आपने पता होगा सती सिस्टम हमारे इंडिया में बड़ा प्रेवलेंट था मिडिवल इंडिया के टाइम पे। तो सती को बता रहा है ये कि इंडिया में उस समय सती प्रथा भी हुआ करती थी। बता रहा है कि लाहौर में एक छोटी सी लड़की है, उस पे ये परफॉर्म कर रहे हैं, वो चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन लोग वहाँ के बड़े रिजिड हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपने अकाउंट में सती के बारे में बताते हैं कि कैसे लोगों को जलाया जा रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अकाउंट से पता चला कि हाँ हमारे इंडिया में मिडिवल इंडिया में सती थी। तो अकाउंट्स का बड़ा रिलेवेंट होता है, ये हमारा था। तो ये बेसिकली हमारा था फ्रैंकोस बर्नियर के बारे में। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंडिया की लैंड ओनरशिप बहुत बेकार है, कोई यहाँ सोशल ग्रुप नहीं है, कोई यहाँ आई वुड से नो मिडिल क्लास है, यहाँ एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत बेकार है, सिटीज़ बहुत ख़राब है यहाँ की जो इंडिया की लैंड ओनरशिप है वो राजा करता है। और इन अकाउंट से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि हमारी मिडिवल इंडिया में स्लेवरी बहुत प्रेवलेंट थी। इस चीज़ को बेसिकली जो इब्न बतूता है वो बताते हैं। स्लेवरी की रिगार्डिंग हमारे जो इब्न बतूता है वो बताते हैं कि इंडिया में किस प्रकार से स्लेवरी हुआ करती थी। वो बताते हैं इंडिया में जो स्लेव्स थे ना, नौकर थे, जो गुलाम थे, वो ओपनली मार्केट में बेचा करते थे और इनको ऐसा आप गिफ्ट भी ले सकते थे एक्सचेंज में। वो बताते हैं कि जब वो सिंध, इब्न बतूता जब सिंध आए थे ना, तो उन्होंने कई सारे हॉर्सेस, कैमल और स्लेव खरीदे थे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। बताते हैं कि उस समय मिडिवल इंडिया में स्लेव्स का काम है। अब इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ले सकता है कि कैसे इब्न बतूता ने स्लेवरी के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन आपकी क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम आ सकता है। यूज फॉर डोमेस्टिक वर्क, और ठीक है, मोस्ट फैमिलीज हर एक या दो स्लेव रखी थी। फीमेल स्लेव बहुत प्रेवलेंट थे। फीमेल स्लेव्स को रखा जाता था डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए। वो बताता है कि इब्न बतूता में जब मैंने उसकी सिस्टर्स की शादी की थी तो मैंने एंजॉय किया था। और फीमेल स्लेव्स को वो ऐसा सिपाही भी रखते हैं किसी भी राजा के द्वारा किसी भी एम्पायर को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन अकाउंट से हमें बेसिकली हमारी इंडिया के रिगार्डिंग कुछ समझने आता है कि कैसे स्लेवरी के बारे में पता चलता है, इंडिया की सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फ्रैंकोस बर्नियर तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत गंदा है यहाँ। ठीक है, इब्न बतूता समझा हमने। तो बेसिकली हमारा चैप्टर था एक थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। हमने ट्रैवल्स के थ्रू हमारी इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री को समझा कि कैसे हमारी मिडिवल हिस्ट्री करती थी। अब इस बात में बिल्कुल भी वो नहीं है कि ये सही है गलत है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, थैंक यू।